टॉपिक डालेंगे रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन। हम लोगों ने मोशन एंड बॉडी के केस में प्रोजेक्टाइल कंप्लीट किया था। फिर हम लोगों ने क्या किया बोलो? लाइनमैन के स्विमर, बोलो हाँ या ना। अब ये प्रोजेक्टाइल का एक रिलेटिव मोशन होता है। नाउ लुक हियर, इस केस में हम लोग कैसे डील करेंगे सवाल को, समझते हैं सभी कोई? ध्यान देना। वो प्रोजेक्टाइल्स को प्रोजेक्ट किया गया, पहले अच्छे से थ्योरी समझना है इसका, ठीक? मान के चलो यहाँ एक प्रोजेक्टाइल ए है और एक प्रोजेक्टाइल बी है, ठीक? ए को प्रोजेक्ट किया गया वेलोसिटी यूए से, अग्रीड? प्रोजेक्ट किया गया वेलोसिटी यूए से, और दूसरे का किया गया प्रोजेक्ट वेलोसिटी यूबी से। मान लो ये सबटेंड कर रहे हैं थीटा ए एंगल, और ये एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा बी। ये जाके कोलाइड, ये बात पर जरूरी नहीं, कोलाइड करेगा तो कंडीशन क्या है कोलिजन? आपको पता करना है, क्या पता करना है? दैट इज कंडीशन ऑफ collision of condition of collision of projectile, condition of collision of projectile। कंडीशन ऑफ collision of projectile, ठीक है? अब ये कोलाइड करेगा, तो कंपोनेंट में स्प्लिट कीजिए, बताओ इधर क्या होगा कंपोनेंट इसका, बोलो सब कोई। यूए कॉस थीटा है, बोलो हाँ या ना। और इधर क्या हो जाएगा बोलो? यूए साइन थीटा है। डायरेक्शन के साथ ये बताओ राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? राइट साइड, तो कौन सा कैप हो जाएगा? ठीक है, ये वाला किधर हो जाएगा? ठीक है, वेल एंड गुड। यूवी का दो कंपोनेंट होगा तो इधर क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? यूवी कॉस थीटा बी, आई कैप लिखा माइनस या प्लस? माइनस। और ये वाला परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? यूवी साइन थीटा बी, और कौन सा कैप हो जाएगा? अग्रीड? समझ चीज को, मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो एल है। कितना डिस्टेंस है बोलो? एल। ये इसका वेलोसिटी है और ये वाला इसका वेलोसिटी है, ठीक है? अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी। तो पहले रिलेटिव का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं कहता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी, तो मैं दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल को या दूसरे वाले चीज को रेस्ट में ला रहा हूँ। क्या ला रहा हूँ? रेस्ट में। चलिए, मुझे जैसे लाना है यूएबी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज? बी। क्या कहते हैं इसको बोलो सब कोई, बोलो मेरे साथ। वेलोसिटी ऑफ क्या जल्दी बताइए? ए विद रिस्पेक्ट टू क्या जल्दी बताइए? बी। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में लाना है? किसके रिस्पेक्ट में लाना है? बी के रिस्पेक्ट में। तो बी क्या चीज में होगा मेरा? तो इसके रिस्पेक्ट में लाना होता है उसको क्या चीज में रख देते हैं बोलो? रेस्ट में। तो बी मेरा क्या चीज में आ गया? रेस्ट में। ये रेस्ट में है या बी को माना है रेस्ट में? बी को माना है रेस्ट में, बी रेस्ट में, बी तो चल रहा है, बोलो हाँ या ना। अब बताओ यूएबी लिखा है, बी क्या चीज में आ गया? रेस्ट में। इसको फर्दर कैसे स्प्लिट करते हैं यूएबी को? बताया था, यूए माइनस यूबी, ठीक है? एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी केवल एक्स में है, वाई में है, या दोनों में? एक्स में है, वाई में है, या दोनों में? डायग्राम से दोनों में है क्या? एक्स में भी है, और तो आप बताओ, मुझे यूएबी निकालना है कौन कौन से डायरेक्शन के लिए? एक्स के लिए और किसके लिए? मैं लिख रहा हूं एक्स के लिए, डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी मैंने लिखा यूएबी,
एक्स के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है? एक्स में ये दोनों वेलोसिटीज हैं, बोलो है ना? तो क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी इन कौन सा डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन। चलिए हेल्प करना, इसका कितना वैल्यू एक्स में? बोलो बोलो सब कोई, यू ए कॉस थीटा ए माइनस और प्लस, प्लस है ना? कौन सा कैप है बोलो? और इसका कितना है बोलो सब कोई? माइनस यू बी कॉस थीटा बी, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? यू बी कॉस थीटा बी, कौन सा कैप होगा? आई कैप। ये कौन से डायरेक्शन का निकाला? एक्स का। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? तो क्या निकला बोलो यहाँ से? यू ए कॉस थीटा है, और यहाँ पे क्या निकला बोलो? यू बी कॉस थीटा बी, कौन सा कैप निकला बोलो? आई कैप। ये रिलेटिव वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन का? बाइक का। सभी को ये क्लियर है? तो रिलेटिव मोशन या टीडी मोशन पढ़ेंगे तो एक्स वाई तो निकालेंगे ही। चलिए अब किसकी बारी है बोलो? वाई डायरेक्शन के लिए लिखो, यू ए बी कौन से डायरेक्शन का बोलो यहाँ से? वाई। लिखेंगे क्या? वाई डायरेक्शन में बोलो वेलोसिटी क्या है का? बोलो बोलो, यू ए साइन थीटा है, कौन सा कैप? ये कैप माइनस, बोलो सब कोई, यू बी साइन थीटा बी, कौन सा कैप जल्दी बताओ? अग्री कर रहे हो? कॉमन क्या ले ले बोलो में दोनों में से? यू ए साइन थीटा ए माइनस यू बी साइन थीटा बी, कौन सा कैप हो जाएगा? तो ये वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन का निकला? वाई का। ये किसका निकला? ऐसा फील करना। आप बताओ, ये क्या चीज में? बी क्या चीज में? रेस्ट में या मोशन में? बी को रेस्ट में माना है या है? तो बी को मैंने मान लिया ना रेस्ट में, तो चल कौन रहा? अग्री कर रहे हो क्या? ऐसा फील करना, मुझे ए को टकराना है बी से। ए को टकराना है किससे? बी से, ठीक है? ए और बी की बीच की दूरी कितने की है बोलो? ऐसा मानो कि वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं। वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में केवल बचा? एक्स में बचा क्या? और अगर कोई चीज एक्स में चल रहा है और बी क्या चीज में तुमने मान लिया बताओ? रेस्ट में, तो ए किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा ताकि उससे वो टकरा जाए। अरे माना नहीं मान, मैंने क्या बोला? खुद से फील करना। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी को नहीं मानो एक टाइम के लिए, तो कौन से डायरेक्शन में वेलोसिटी है? एक्स में। क्योंकि कैंची में मान लिया, रेस्ट में, तो वाई का कंडीशन भूल लो, और बी रखा हुआ वहां सामने, मान के चलो एक वहां पे बच्चा कर रहा है और मुझे जाके उससे कोलाइड करना है, ये कौन सा डायरेक्शन है बोलो? एक्स। मैं चलते जाऊंगा चलते जाऊंगा चलते जाऊंगा, सामने बच्चा आएगा टकरा जाएगा। बोलो हाँ या ना? बट ये बात तब पॉसिबल है कि वाई का वैल्यू कितना होना चाहिए? जीरो। अरे बोलो हाँ या ना? वाई का वैल्यू कितना होना चाहिए? अगर वाई में वेलोसिटी आ गया तो ये तो मुझे ऊपर की तरफ लेके जाएगा, तो मुझे जाना कौन से डायरेक्शन में है केवल? एक्स में। बोलो हाँ या ना? और अगर मैं पूछता हूँ, अगर मुझे इसको कोलाइड करना है, कंडीशन फॉर कॉलिजन, कंडीशन फॉर क्या जल्दी बताइए? कॉलिजन। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन का दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन का दे रखा है? मैं बोल रहा हूँ यार, एक्स में या वाई में? एक्स का मुझे वेलोसिटी मिल जाए, मेरा काम बन जाएगा क्या? बोलो किसका वेलोसिटी मिल जाए? एक्स का। एक्स का वेलोसिटी तो मिला हुआ है, एक्स का वेलोसिटी तो मिला हुआ है, बोलो हाँ या ना? और एक्स का डिस्प्लेसमेंट भी पता है कितना है बोलो? एल। तो टाइम निकल जाएगा। व्हाट इज द टाइम? सारे बच्चे बताना। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन बाय टाइम, बोलो हाँ या ना? होगा ना? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल्स टू क्या चीज? वेलोसिटी। अब मैं रिलेटिव क्यों निकाल रहा हूँ? यहाँ कितना एग्जैक्टली चर्चा हो रहा है, दो पे या एक पे? दो पे। किसको रेस्ट में माना है? कि चल रही है रेस्ट में? रेस्ट में मान लिया तुमने, अब एक ही डालना पड़ेगा किसके पास? किसके पास टकराने के लिए? मैंने ऑलरेडी लिखा है कंडीशन ऑफ कॉलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल। बोलो आया ना? अगर बी रेस्ट में तो यही चल के जाएगा ना उसके पास। अगर ये चल के गया तो बताओ यहाँ से, अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं केवल, मतलब ये वेक्टर का सिंबल ना ले, तो यूएबी का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो? यूएबी एक्स डायरेक्शन में कितना है बोलो? बोलो बोलो सब कोई, यूए कॉस थीटा है, और ये कितना है बोलो? यूबी कॉस थीटा बी।
ये x बटा टी हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। x बाय क्या हो जाएगा, टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो t बराबर क्या हो जाएगा, x बाय यू ए कॉस थीटा ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू बी कॉस थीटा। बोलो टाइम निकला या नहीं निकला, टाइम निकला या नहीं निकला, बोलो हाँ या ना। अब मैं सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ, टाइम का डायरेक्शन होता है, टाइम का डायरेक्शन जो एक्स में है वही, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर ये टकराया तो पहला कंडीशन ये हो गया, ठीक है, कब टकराएगा समझ में आया। और अगर इसमें टकराना है तो कौन से डायरेक्शन का वेलोसिटी खत्म हो जाना चाहिए था, वाई का या एक्स का, वाई का, क्योंकि एक्स में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो सेकेंड कंडीशन होगा वेलोसिटी वाई डायरेक्शन यू ए बी इन वाई का वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए, जीरो, कितने के बराबर, जीरो। और इसका भी मैं मैग्नीट्यूड ले लूंगा, मैग्नीट्यूड ले लूंगा, किसके बराबर होगा, जीरो। मैग्नीट्यूड होगा तो डायरेक्शन नहीं लेना है आपको, जे कैप नहीं लेना है, तो क्या लिखोगे बोलो सारे बच्चे, यू ए, बोलो बोलो सारे बच्चे, साइन थीटा ए, यू बी साइन थीटा बी का वैल्यू किसके बराबर, ट्रांसफर करो, यू ए साइन थीटा ए इज इक्वल टू यू बी साइन थीटा बी। पर सेम या डिफरेंट बताओ, सेम। और यही कंडीशन है जब दो प्रोजेक्टाइल हवा में टकरा सकता है, क्या हो सकता है, टकरा सकता है। फिर से सारे बच्चे बोलेंगे एक साथ, कितने प्रोजेक्टाइल्स आपने थ्रो किए, बोलो, दो, कौन कौन से बोलो, एक ए और एक बी, वेलोसिटीज क्या क्या थी दोनों की, बोलो, एक का बोलो यू ए, दूसरे का कितने एंगल पर, थीटा ए और थीटा बी, दोनों का रिजोल्यूशन कर लिया। बताओ कौन से डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था मुझे, एक्स का या वाई का, तो वेलोसिटी भी कौन से डायरेक्शन का चाहिए, एक्स का, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन निकाल लिया क्या, यू ए बी, तो यू ए माइनस यू बी, एक्स के लिए भी निकाला और किसके लिए, वाई, ये किसके लिए निकाला है बोलो, एक्स के लिए, और ये वाला किसके लिए निकाला है बोलो, वाई के लिए, ये निकाला है एक्स के लिए, और ये किसके लिए निकाला है बोलो, वाई के लिए। डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन का है, एक्स का, बहुत कैटेगरी शूज है के अंदर है, डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, उसी डायरेक्शन का वेलोसिटी चाहिए, तो बताओ ये कौन से डायरेक्शन का वेलोसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कौन से डायरेक्शन का है, एक्स का। अगर डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी पता है, तो क्या टाइम नहीं आ जाएगा, आ गया। और अगर ये टकरा रहा है तो टकरा कौन से डायरेक्शन में रहा है, एक्स में, तो वाई का वैल्यू कितना, जीरो, वाई का वैल्यू जीरो कर दिया। अब ये आ गया कॉलिजन का कंडीशन। बट मैं तुम्हें इसको दूसरे तरीके से समझने के लिए कहूंगा, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति आया समझ में, चलिए सारे बच्चे बताना, ए ये है, बी ये, दो बॉल्स को उछाला गया, ठीक है, रास्ते में टिप्पा खाएगा नहीं खाएगा, ऐसा ऐसा कभी करते भी थे, दो लोग बॉल फेंक रहे हैं रास्ते में, एयर में टकरा रहे हैं उसको, ठीक है। अब अगर ये टकरा रहा है तो हवा में कहीं टकराएगा, हवा में कहीं टकराएगा, तो मेरी बात समझना, अगर ये हवा में टकराएगा तो वो एक सिंपल सा कंडीशन है, कहीं एयर में जाके ये लोग कोलाइड करेगा, ठीक है, एयर में जाके कोलाइड करेगा। तो मैंने बोला एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मानो और वाई का वैल्यू कितना कर दो, जीरो। अब बताना, ए और बी में अगर लाइन ज्वाइन करें, ए और बी में क्या कर ज्वाइन करें, जल्दी बताओ, लाइन, ए और बी में अगर लाइन ज्वाइन करें, ठीक है, तो वो कौन से डायरेक्शन का लाइन होगा, ए और बी में लाइन ज्वाइन करें तो कौन से डायरेक्शन का लाइन होगा, एक्स का। और ये अगर एक्स में अगर ज्वाइन कर रहे हो, अभी हम समझेंगे, तो ये यूवी साइन थीटा और यूएस साइन थीटा कौन से डायरेक्शन में, वाई में या एक्स में, वाई में। सुनना आप, कंडीशन क्या होता है, अगर आपसे कभी भी कंडीशन ऑफ कॉलिजन पूछा जाए, याद रखने का तरीका, जरूरी नहीं कि यही डायग्राम देगा, अभी डायग्राम चेंज भी कर दूंगा, अगर कंसेप्ट सही है तो कभी गलती नहीं होगी। अगर दो प्रोजेक्टाइल्स में लाइन ज्वाइन कर दो, दोनों प्रोजेक्टाइल में, या दो बॉल को उछाल रहे हैं उनको आप लाइन ज्वाइन कर दो, उसमें अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन का वेलोसिटी दोनों का सेम हो जाए, क्या बोलो, कौन से डायरेक्शन का, परपेंडिकुलर। अरे भाई दोनों को ज्वाइन किया ना, ये कौन से डायरेक्शन में ज्वाइन किया, एक्स में, इसमें परपेंडिकुलर कौन सी वेलोसिटी है, वाई में कौन सी, साइन थीटा या कॉस थीटा, क्या वैल्यू सेम हो जाए, वैल्यू क्या हो जाए, तो याद रखना कोलाइड कर जाएगा, याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका ये हो, दो प्रोजेक्टाइल का लाइन ज्वाइनिंग के ठीक परपेंडिकुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर सेम आता है, याद रखना हवा में कहीं भी बॉल कोलाइड कर सकता है,
कोई दिक्कत यहाँ से? तो कैसे बोलेंगे जल्दी बताओ यहाँ से? इफ, बोलो सब कोई, इफ वेलोसिटी perpendicular to the line joining the two projectiles, line joining the two projectiles, the two projectiles are same, are what जल्दी बताइए? Same, then projectile will collide in air, will collide in what जल्दी बताइए? Air, हवा में कहीं जाके वो टकरा जाएगा तभी जब उन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग का परपेंडिकुलर डायरेक्शन का वेलोसिटी का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यूए साइन थीटा और यूवी साइन थीटा इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के क्या है बोलो? परपेंडिकुलर, और दोनों का वैल्यू सेम या डिफरेंट? सेम। याद रखना कोलाइड कर जाएगा प्रोजेक्ट। सबसे बेस्ट वे है इस दिमाग में रखने का इस चीज को। अदर वाई और एक्स डायरेक्शन क्या आपने क्या दिमाग में बैठा लिया होगा? वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, ना ना, लाइन ज्वाइनिंग द टू प्रोजेक्टाइल की ठीक परपेंडिकुलर। इतनी थोड़ी है मैं छत से एक बॉल को फेंक दूं और एक बच्चे को बोलो नीचे से बॉल फेंकूं, हवा में टकरा जाएगा। तो अब बताओ, तो आप बोलो तो क्या है एक्सेस? वाई एक्सेस में तुमने फेंका है बॉल को, समझ में आई बात है? तो उस दौरान ये काम नहीं आएगा, बट लाइन ज्वाइनिंग वाला कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इज द कंडीशन फॉर व्हाट जल्दी बताइए? कॉलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब सुनो सारे बच्चे, जब ये प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किए तो ये टकरा गया, ठीक है? पॉसिबिलिटी है कि रास्ते में ना टकराए तो क्या हो सकता है? अगर ये ना टकराए तो कभी ना कभी रास्ते में मुलाकात होगा, और मुलाकात कैसा होगा? टकराएगा तो नहीं, बट कभी ना कभी सबसे कम दूरी पे पहुंचेगा। तो यार कभी ना कभी सबसे कम डिस्टेंस पे पहुंचेगा। हमसे वो पूछेगा मिनिमम डिस्टेंस निकालो अगर कॉलिजन नहीं होता है। समझना, फील करना बात को। अगर मान के चलो ये दोनों डब्बे को उछाला और रास्ते में कहीं जाके ये कोलाइड कर गया, अगर कॉलिजन हो रहा है तो इसके लाइन ज्वाइनिंग के ये प्रोजेक्टाइल्स है, इनका लाइन ज्वाइनिंग एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी का वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं कोलाइड करता है तो कभी ना कभी ये लोग क्रॉस करेगा एक दूसरे को, करेगा। जहां पे क्रॉस करेगा तो कभी ना कभी एक वक्त आएगा जो इन दोनों के बीच की दूरी सबसे कम हो जाएगी। आपसे बोलेगा वो सबसे कम दूरी निकाल के बताओ कितनी हो। समझ में आई बात है? अब बताना, पहला कंसेप्ट क्या आपको याद रखना है कि लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वेलोसिटी सेम होना चाहिए, डिफरेंट, सेम, ठीक है? और अगर कॉलिजन निकालना है आपको कब होगा, तो भैया परपेंडिकुलर लाइन की वेलोसिटी को इक्वेट कर दो और जो उन दोनों को ज्वाइन कर रहा है उनके वेलोसिटी का रिलेटिव वैल्यू ले लो। कौन सा वैल्यू ले लो? रिलेटिव। आपको डिस्प्लेसमेंट पता ही होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी क्या दे देगा बोलो? दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वाली वेलोसिटी ले लो, हम परपेंडिकुलर वेलोसिटी को क्या कर दो? सेम। और इसका रिलेटिव डेटा ले लो। कौन सा डेटा ले लो? रिलेटिव। डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी पता है, तो क्या आ जाएगा बोलो? कोई दिक्कत? पहले भी करवाते हैं एक और कंस, पहले इसको कॉपी कीजिए सभी कोई।
चलिए बढ़िया आगे, समझ में आ गया सभी को? तो कौन से डायरेक्शन का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, y का या x का? गलत बोल रहे हैं आप, कौन से डायरेक्शन का होना चाहिए बोलो? एक्स वाई में आंसर करना है भाई। अभी क्या सिखाया आप लोगों को? लाइन ज्वाइन करने के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम होनी, वाई एक्स बिल्कुल मत बोलिए, बिल्कुल गलत होता है, कहीं लिखा है देखो, आई हैव रिटन एनीवेयर की वाई एक्सिस होगा। चलो कंडीशन अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या है, क्यों लिखवाया, पहले लिख लिया सबने, नहीं हुआ? प्रोजेक्टाइल है दो ऐसे, कोलाइड कराना है रास्ते में, ठीक है, यूए वेलोसिटी से फेंका या u1 से फेंका और u2 से फेंका, ठीक, मेकिंग सम एंगल थीटा 1, मेकिंग सम एंगल थीटा 2, अग्रीड? ये प्रोजेक्टाइल फ्लंग करके यहाँ पे कहीं गया और ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे कहीं गया, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बोलो, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे, बोलो हाँ या ना? अब अगर कोलाइड करेंगे, लुक एट द कंडीशन, बोलो इधर क्या होगा बोलो, इसका बोलो u1 cos थीटा 1, बोलो हाँ या ना? इधर क्या हो जाएगा बोलो, u1 sin थीटा 1, अग्रीड? इसका बोलो u2 cos थीटा 2, इधर बोलो u2 sin थीटा। ये प्रोजेक्टाइल 1 और 2 मान लिया, इसको 1, इसको 2 माना, इसको 1 माना, बताइए लाइन ज्वाइनिंग कौन से डायरेक्शन के अलॉन्ग है, लाइन ज्वाइनिंग कौन से डायरेक्शन के अलॉन्ग है, दोनों प्रोजेक्टाइल को कौन सा लाइन ज्वाइन कर रहा है, वाई, उसके परपेंडिकुलर कौन सी वेलोसिटी है, एक्स वाली है, मतलब ये दोनों वेलोसिटीज है परपेंडिकुलर, इनका वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम या डिफरेंट, सेम, तब जाके कोलाइड करेगा। अब बताओ तो क्या आंसर होगा बोलो, u1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू u2 cos थीटा, बताओ साइन आंसर आया क्या, साइन में आ रहा है क्या, किस में आ रहा है, इसीलिए बिल्कुल मेमोराइज मत कीजिए रिजल्ट को। अब बताओ ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, लाइन ज्वाइन के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, कॉस या साइन, कॉस है, और कॉस कंपोनेंट यहाँ पे सेम आएगा, वहां पे कौन सा कंपोनेंट आ रहा है सेम, ये तो समझा रहे थे, बोलो हाँ या ना? अब बताओ ये कौन से डायरेक्शन में, आई कैप, ये भी कौन सा था, आई कैप, ये कौन सा कैप, ये कौन सा कैप, जी, ये बोला कि उनका रिलेटिव वेलोसिटी निकालो उनकी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, तो रिलेटिव वेलोसिटी कौन सा लाइन ज्वाइनिंग है बोलिए, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, तो आपको निकालना है u12 अलोंग वाई, लाइन ज्वाइनिंग अलोंग वाई है बोलो, और बताओ u12 क्या लिखेंगे बोलो फर्दर यहाँ पे, u1 माइनस u2 लिखेंगे ना, व्हाट इज u1 इन वाई डायरेक्शन बोलो, u1 साइन थीटा 1, कौन सा कैप, जे कैप, इसका बोलो u2 साइन थीटा 2, कौन सा कैप बोलो, जे कैप, दोनों में से कॉमन क्या आएगा बोलो यहाँ से, u1 साइन थीटा 1 और यहाँ से u2 साइन थीटा 2, कौन सा कैप आ जाएगा बोलो, जे कैप, दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वेलोसिटी का डायरेक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है बोलो, यही बोला था ना, डिस्प्लेसमेंट पता है वेलोसिटी पता है तो टाइम आ जाएगा, अब टाइम का डेटा क्या होगा बोलो यहाँ से, कैन आई से डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, आया ना, डिस्प्लेसमेंट बाय क्या चीज बताओ, वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितने का है बोलो, एच, हाइट है ना बिल्डिंग का, हाइट को एच लिखो, और यहाँ से क्या लिख दोगे बोलो, ये u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा 2, और थोड़ा यहाँ का टाइम देखो तो क्या लिखा हुआ है, एक्स की जगह एल लिख सकते हैं, एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो, एल लिख सकते हैं, एल डिस्टेंस था, तो एल बाई क्या, यू ए कॉस थीटा है प्लस यू बी कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आ रहा है u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा, नेगेटिव कैसे निकालते हैं, u1 माइनस u2, ये भी प्लस और ये भी प्लस, जबकि यहाँ पे ये प्लस था और ये क्या था,
माइनस, इसीलिए प्लस आ गया। बोलो आया नहीं आया? तो कॉन्सेप्ट ऐसे डेवलप करना है आपको कॉलिजन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अगर ऐसे सोच रहे हैं तो कभी गलती नहीं होगा। अगर आप ये मेमोराइज करके जा रहे हैं रिजल्ट एग्जामिनेशन के अंदर तो पक्का वहां पे कंफ्यूज करेंगे। समझ में आई बात है? कॉलिजन किधर से भी करवा सकता है वो। Now the condition of collision is clear? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए बताइएगा। पहले एग्जाम्पल के अंदर या इस एग्जाम्पल के अंदर या कोई भी एग्जाम्पल ले लो, तो एक बॉल को क्या चीज में लेना पड़ता है, रेस्ट में या मुश्त में? यहाँ पे कौन सा रेस्ट में है? फिर से बोलो तो, 2 या 1? कौन सा रेस्ट में है बोलो? 2 रेस्ट में है यार। U12 का मतलब 2 क्या चीज में है? जो बाद में लिखते हैं उसको क्या चीज में मानते हैं? रेस्ट में। 2 को क्या चीज में माना, जल्दी बताओ? रेस्ट में। अग्रीड? चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डेवलप कर लेते हैं। अब सुनो कि अगर मैं मान लेता हूँ कॉलिजन ना हो, कॉलिजन नहीं होगा तो कभी ना कभी वो समय आएगा जहां पे वो मिनिमम दूरी पे होगा। ठीक है, आपसे वो मिनिमम डिस्टेंस निकलवाएगा। बोलो यार, कॉलिजन हो सकता है या नहीं हो सकता है? अगर हुआ तो ये कंडीशन है, और ना हुआ तो कभी ना कभी हवा में एक दूसरे के पास आया होगा पर एकदम बगल से क्रॉस करके निकल गया होगा। यही होगा। तो आप बताओ, इफ कॉलिजन डजंट टेक प्लेस, इफ कॉलिजन डजंट टेक प्लेस, जो बच्चे फोन यूज कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट है छोड़ दीजिए। डजंट टेक प्लेस, और थोड़ा तमीज में रहिए। सबके लिए रूल एक ही होता है, बार बार थोड़ी बोलूंगा। इफ कॉलिजन डजंट टेक प्लेस, कॉलिजन अगर नहीं होता है तो कभी ना कभी प्रोजेक्टाइल के बीच में कौन सा डिस्टेंस आएगा? प्रोजेक्टाइल मस्ट बी एट मिनिमम डिस्टेंस। बचत, इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा इन दोनों पेपर्स के लिए। इतने कंटेंट आपकी कॉपी में सफिशिएंट होंगे, आपका कोई भी अच्छे से अच्छा एग्जामिनेशन कर ले। तो मुझे कोई बोले ना फाइल भी होती तो आराम से निकाल सकते थे। आपको बहुत टीचर यहीं पढ़ाता है। मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको? ये ऊपर से, फिर नीचे, फिर एक इंक्लाइन, जाके प्रोजेक्टाइल मेरा खत्म हुआ। सिलेबस अगर कंप्लीट ही करना हो तो मैं आराम से करता हूँ। फिर रिलेटिव केसेस बता रहा हूँ, इसमें भी डिफरेंट केसेस आएंगे। आप बहुत अच्छे से अच्छे बुक चल जाओ और तुमको नहीं बिलीव है ना, तुमको जो एकदम लगता है ना दिल से बहुत तुम्हारे प्यारे चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन में जाके आराम से लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा। इसको अटेंड करने आपको पता चल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी को मैं बुरा नहीं कर सकता ना। एवरीवन इज गुड यंग, जो मेहनत कर रहा है अच्छा कर रहा है, मैं गलत नहीं कह रहा। पर आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़े ये आपको मैं गारंटी बोला कि नीडू के अंदर सब प्रेजेंट है। पर आप अपने साइड से बस कंसियस रहिए, हो जाएगा। इसी के लिए 2 घंटा और टाइम देंगे, ये नहीं कह रहा। ध्यान में टीचर्स यार सब कुछ शिक्षा के पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट आपको कंटेंट वही चीज मिल रहा है तो उसी के लिए फिर 2 2 नहीं 4 घंटा। आप अपने टाइम की इज्जत करो। देखो यार, दुनिया में हर कुछ कर लेना, बस एक चीज मत करना, फिर अपने समय का बेइज्जती मत करना, बस और कुछ नहीं। समय को ऐसे यूज करो, समय और शब्द इतने कम दो किसी को ताकि उसकी वैल्यूएशंस बढ़ जाए। दैट्स इट। नहीं तो आप कहीं के नहीं रहोगे। रियलिटी है लाइफ का। टाइम और वक्त, टाइम और अपने वर्ड्स भी ज्यादा यूज ना करें, जितना हो सके उतना ही करें। और जहां पे आपके कर्म से कोई चीज समझा ना जा सके ना, तो वहां पे शब्द ना खर्च करें। जब आपके किए हुए से चीजों को ना समझ में आए ना किसी के, तो वहां पे एक्सप्लेनेशंस मत दो। सिंपल एज दैट। दुनिया का सीधा रूल है। अगर इस दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट ग्रंथ अगर कोई बना है, देखो मैं किसी चीज के अपोजिट और अगेंस्ट नहीं हूँ, तुम गीता के अंदर कृष्ण की हर बात को सुन लो, ये रियलिटी है। और ये महाभारत में जो उन्होंने कहा है सब कुछ, उनकी बात तुम सुन लो, और रियलिटी उन्होंने वही बात का जो फैक्ट्स है इस दुनिया के अंदर। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ये बात का क्लेम किया है कि राम बहुत तो हम महान मानते हैं राम को, तो राम तो आए तो राम के अंत के बारे में भी बताया गया, इवन कि कृष्ण के अंत के बारे में बताया गया महाभारत में। तो भगवान अगर अमर हैं तो कैसे उनका अंत हो गया, ये बात कहा लोगों ने। भाई तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पता ही नहीं है तुमने क्या कहा। कृष्ण और राम ने इसलिए अवतार लिया था, विष्णु ने कृष्ण और राम का अवतार लिया ना आने के लिए, इसलिए लिया ताकि कल के दिन आपको पता चले कि ह्यूमन लाइफ जी कैसे जाती है। इसलिए उन्होंने शादी किया है, उनके बच्चे होते हैं और उनका अंत भी होता है।
उन्होंने ये बात को बताने के लिए किया गया कि इस धरती पे कैसे कर्म लेके इंसान महान बन पाता है। कृष्ण ने भी महाभारत में वही किया, राम ने भी रामायण में वो किया। तो आप भगवान को ही ऐसा सोचे कि अमर एक तरफ बोलते हो कि बोलते भगवान तो आपका कमज़ोर है, अब तो मर गया। भई आपने समझा ही नहीं बात को फिर। जानबूझ के उन्होंने ये काम किया आके, ताकि तुमको कलयुग के अंदर रहने का तरीका सिखाया जा सके। इसीलिए उसमें अंत भी दिखाया गया है, कृष्ण का भी अंत दिखाया गया है, राम का भी अंत दिखाया गया है। आगे चल के आप पढ़ेंगे डेप्थ में, तो राम भी छोड़ते हैं एक टाइम पर इस दुनिया को। विष्णु का जो काम था उन्होंने कर दिया, फिर वो चल पड़े, ताकि तुमको रियलिटी ऑफ लाइफ के बारे में पता चले। इसलिए उसके बारे में, कर्म के बारे में इसलिए कहा गया। आप कहते हैं ना वो हथेलियों पे आपकी रेखाएँ होती हैं, बट फिंगर से किया गया है। कहते हैं कि आपके भाग्य से पहले आप आता है। इसीलिए फिंगर पहले किया था। बार-बार जो आप पे डिपेंडेंट होते हैं ना, उससे पहले आप फिंगर्स आता है जिससे आप वर्क कर सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आपके हाथ में चीज़ जो है वो 5 फिंगर्स हैं। इसका कितना ही यूज़ हो रहा है? सोचो सही, लिखते हैं आप इसी से, खाते भी इसी से हैं। पढ़ाई-लिखाई शायद इससे करते आ गए। हथेली की मदद से तो नहीं लिख सकते ना आप। इसका यूज़ केस भी ज़्यादा नहीं। एंड दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट इसमें लाइन्स बाद में आती हैं। ये जो भाग रेखाएँ होती हैं ना, वहाँ पे आके पंडित जी बताते रहते हैं, ऐसा है। सबसे पहले तो उँगली दे दिया गया, यूज़ केस क्या फिर इसका। और एक बात बता रहा हूँ, रियलिटी इज़ दैट जो आप करोगे वो मिलेगा आपको रिटर्न में। इसलिए जो करो अच्छा करो, शब्दों का इस्तेमाल सही करें, बेहतर है। ज़रूरी नहीं कि लाइक आपको वही बोला ना, जहाँ पे अगर मान के चलो तुमने बहुत लेट अस सपोज़ तुम घर के अंदर ऐसा मान लो, कभी-कभी अपने पापा लोगों का आप मूड देखे होंगे कि वो कुछ बातों पे ना रिटर्न नहीं देते हैं आपको। तुम कुछ बोल के चले जाते हो, मेरा लाइफ ऐसा नहीं है, वो दिस दैट फलना-चिलना, हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, फलाने के पास ये है। उन्होंने ये इसलिए रिटर्न पता है क्यों? क्योंकि कभी-कभी रिटर्न देना उनको पसंद नहीं है। ये दिमाग में बैक एंड में चलते रहता है, ये बात तुम्हें पता ही नहीं है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट वाले बातों से आदमी से जब बात करता हूँ, 2-3 मेरे टच में हैं, तो बोलते क्या है कि सर अभी तो हम 12-14 घंटा, 16 घंटा काम कर रहे हैं। कभी-कभी 24 घंटा। अभी कुछ दिन पहले एक सर से बात हुआ, वो थाना प्रभारी लगे हुए हैं अभी। यहीं थे पोस्टेड कुछ दिन पहले, खगड़िया टाउन में। तो गोपालगंज चले गए। बोले कि हम 48 घंटा से काम कर रहे हैं। अब पता नहीं वक़्त आएगा मेरा बच्चा आके ये ना बोल दे हमको कि आप मेरे लिए क्या किए। और ये सच और ये सच है। तब तुम कंप्लेन करते हो कि आप तो समय तक नहीं दिए। तुम्हें पता था कि तुम्हारे फादर 45 घंटे से जगे हुए थे और तुम 2 दिन सोए हुए थे 12-12 घंटे। यू डोंट इवन नो। और आप क्लेम तो बहुत ईज़िली लगा देते हैं किसी के ऊपर। और कह देते हैं पैसा क्या है, ये वो चीज़ है। बेटा, जिस दिन कमाओगे ना, उस दिन पता चलेगा पैसा क्या है। अभी कुछ नहीं पता है। जितने तुम्हारे पास होंगे ना, खर्च भी उस लेवल पे होगा तुम्हारा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये मत समझना, कल के दिन तुम्हारी अगर 25,000 की रिक्वायरमेंट सैलरी है, तो 10,000 का फ़ोन खुद का अफ़ोर्ड करना कोशिश करोगे। और अगर 1 लाख का हो गया ना, तो सोचोगे 50,000 का फ़ोन रख। और जिस दिन 5 लाख कमाए ना, उस दिन 1.5 लाख, 2 लाख का फ़ोन रखोगे। तो ये भूल के मत सोचना कि तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा बचने वाला है। लाइवलीहुड्स भी वैसे ही हो जाती है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाता है ज़िंदगी से। पहले तुम 10,000 का किराए में रहोगे और बाद में क्या कंप्लेन करोगे तुम कि नहीं मुझे अब 1 लाख का बंगलो चाहिए भई। एज़ द टाइम गोज़ अप जितनी आपकी कमाई होती है, खर्च भी उतना होता है। कभी याद है मुझे कि साला मैं टिकट के लिए सोच रहा था पटना जाने में, खरीदने के लिए एक बार टिकट मुझे अच्छे से याद है। और आज मुझे रिज़र्वेशन की अपनी लिस्ट देखता हूँ 1-2 साल का पलट के देख लूँ, तो मुझे पता भी नहीं है कि मैंने कितने ना जाने कितने टाइम फ्लाइट्स और एसी का टिकट बुक किया होगा। आई डोंट इवन नो दैट। मुझे पता भी नहीं है बात। मतलब मेरे लिए बहुत आम बात हो गया ये चीज़। और उस समय वो रेलवे लाइन का टिकट इसलिए बचाया था क्योंकि मुझे कुछ पैसे बचाने थे। ये मेरा था बिहेव लाइक उस टाइम पर। आई वाज़ स्मॉल लाइक जो भी हो। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई मोटिवेशन की बात नहीं बट सर रियलिटी एंड द फैक्ट। काफ़ी बुरा लगता है। सर से जब मैं मिला था, उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही। वो डिपार्टमेंट वाले ड्रेस में आए थे, चित्रगुप्त थाना पे उस समय पोस्टेड थे। तो नीचे बोलते देखो पुलिस डिपार्टमेंट से कोई आदमी आए हुए हैं, शायद तुमको खोज रहे हैं। तो मैं गया नीचे, बोली बोली सर मैंने बैठाया उनको।
उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की और आज तक जितने गार्जियन ने जो बात कहा वो बात मुझे दिल को छू गया। उन्होंने कहा आज सर हम साहब को सैल्यूट करते हैं। मतलब वो उस समय एसपी के लीडर थे। एसपी का लीडर एसपी के सबसे नजदीक वाला आदमी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और एक बार मुझे जरूरत भी पड़ा था तो कॉपरेशन भी काफी मिला था सर के साइड से। तो उस समय एसपी के लीडर थे, एसपी का सबसे निजी आदमी होता है। तो उस समय बोले कि आज हम सब दिन सैल्यूट करते हैं सर को। हम ऐसा सोचते हैं कि एक वक्त आए कि मेरा बच्चा उस पोजीशन पे हम बच्चा को सैल्यूट करें रिटायरमेंट से पहले। तो ये बातें तुम्हारा बाप तुमको कभी नहीं बताएगा, बट वही जानता है उसके दिमाग में कैलकुलेशन कितना चलता है। अलग बात है मेरी मैच्योरिटी लेवल 18 साल से ही शुरू हो गई थी, 17 साल से। मुझे आटे चावल दागे का भाव तक पता था क्या होने वाला है। मेरी मैच्योरिटी बहुत 17 ईयर्स से ही मुझे सब कुछ पता चल चुका था, मुझे क्या करना है नहीं करना है। शायद तुमसे 1-2 साल बड़ा हूँगा या तुम्हारी एज ग्रुप में। इसलिए मुझे तब से लेके आज तक पता है। मैंने अपने 25 में ना अपनी सिस्टर के शादी में 25 लाख खर्च किए थे, अपने 25वें साल में जब हुआ था मैं। 24-25 भी नहीं होगा, 23 या 24 के बीच में ऐसे होगा। I have just saved that money. And what was the account that remained after the marriage? कोरोना लॉकडाउन, अच्छे का हालत खराब हो चुका था 2 साल तक। प्राइवेट सेक्शन का समझ ही रहे हो। और दूसरी बात है सरकारी वालों का पेमेंट काट लिया गया उस टाइम। तो सुन रहे थे ना, सैलरी डिडक्ट हो रहा है क्योंकि वहां पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुकी थी, देश कमा नहीं रहा था तो आपको सैलरी कहाँ से देगा। बहुत की सैलरी अटकी पड़ी थी और मिल रहा था 50%, ऐसा भी हो गया था सैलरी उस दौरान। दैट वाज द कोविड टाइम और मैंने अपने पैसे जमा किए थे और यही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सामने वाला ब्रांच है। द रिमेनिंग अमाउंट दैट आफ्टर द मैरिज ऑफ माय सिस्टर वाज रुपीज 147, 147 रुपए बचे आफ्टर मैरिज। मैं तब भी नहीं घबराया था। आई टेकन द बिग चांस। उसके नेक्स्ट ईयर मैंने एम्प्लॉयमेंट कर लिया, लोगों को बहाल कर लिया अपने अंदर, खर्चे और बढ़ गए। बट आई वॉज नॉट सेट बैक। इसलिए मैं बोलता हूँ कितना भी कोई कुछ करता रहे नहीं करता रहे बेटा, एक चीज तुमको कॉमन मिलेगा अंत, तुम्हारी जिंदगी के अंत तक। सबके पास पैसा ज्यादा हो सकता है, शोहरत ज्यादा हो सकता है, ताकत ज्यादा हो सकती है, पहुंच ज्यादा हो सकता है, मान लिया सब कुछ। बट एक चीज साला कॉमन है सबके लिए, 24 घंटा। चाहे आज हो, कल हो, परसों हो, 24 घंटा हर रोज मिलेगा। इसलिए बोला ना, किसी चीज की इज्जत देनी है तो दो चीज की दे दो, द टाइम एंड द वर्ड्स। गारंटी बोल रहा हूँ, ऐसे बदलेगा सब कुछ, पलट जाएगा चीज। उस दिन सक्सेसफुल मान लेना अपने आप को जिस दिन तुम प्राइस टैग बड़े शोरूम में घुस के देखना बंद कर दोगे किसी चीज। बस तुम्हें पसंद आना चाहिए, दैट्स इट। आगे पीछे कुछ नहीं सोचना। जिस दिन बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के जीएसटी बिल के बारे में सोचने के बजाय बोलो अभी ऑर्डर करो, आ रहे हो। फील दैट थिंग। और मटेरियलिस्टिक थिंग के चीज के पीछे भागो। अच्छा करोगे तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छा होगा। नेवर एवर कर्स। अगर आप कहते हो ये बात कि पापा ने क्या ही दिया, पापा ने क्या ही किया, फलाने लोग में पढ़ रहे हैं, हमको ये दिया, उसके रूम में एसी लगा है, मैं तो इसमें पढ़ रहा हूँ। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल बता देता हूँ, शाहरुख खान ने 24 साल में अपने माँ बाप दोनों को खो दिया था। उसके लाइफ में कोई नहीं था उसकी बहन के अलावा। पढ़ कर लीजिएगा आप, हिस्ट्री है उसका। और वो क्या है पता है आपको? आप सोच भी नहीं सकते वो क्या है। इतना बड़ा आदमी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि पूरी जिंदगी में शायद उसके पास आप खड़े भी हो। तो आप जिस जो भी बच्चा कोसता है कि मेरे जिंदगी के अंदर ये नहीं है, अरे उसने जिंदगी भर के माँ बाप नहीं थे। क्रिटिसाइज किस चीज को कर रहे हो? नेवर एवर क्रिटिसाइज योर सिचुएशन। अगर आप कर रहे हैं तो आप कमजोर हैं अंदर से। आपके पास ताकत नहीं है लड़ने की लोगों से। लड़ने का मतलब बुरे शब्द में बोलना नहीं होता। लड़ने का मतलब ये नहीं होता कि मैं तुमको फोन पे ये दिखाने लगो तुम्हारी पहुंच कितनी है। सामने वाले के पास इतना सिस्टम होना चाहिए ना कि तुमको फोन घुमाने से पहले समझ जाना चाहिए कि अगर इसको घुमा दिया ना, इसकी स्टेटस के सामने टिक नहीं पाएंगे। वो फियर क्रिएट करने की कैपेसिटी रखो। ये नहीं कि तुम किसी को बता रहे हो कि तुम कितने बड़े हो, तुम 20 लौंडे बुला लोगे। हाँ, तो ऑलरेडी पता होना चाहिए ये नहीं करना चाहिए इसके साथ। तब तुम्हारा काम है और इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है। एंड इफ समवन इज गोइंग टू बी वेरी रॉन्ग अगेंस्ट यू, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, मात्र एक तरीका।
शांत हो जाओ। ना कोई जवाब दो, ना लड़ो, ना किसी को पैरवी करो, ना किसी को फ़ोन करो। चुप हो जाओ। देखो कि चल क्या रहा है। इसमें फ़ायदा क्या है पता है? ना तुमने किसी से पैरवी किया, ना तुमने किसी को कॉल किया। अगर कल के दिन शायद तुमको क्रिटिसाइज़ करने का मौका ही मिला तो तुमने अपने कमरे में खुद क्रिटिसाइज़ किया होगा। किसी और को तो मौका नहीं दिया ना। और एक मजबूत इंसान अपने ऊपर क्रिटिसिज़्मेंट लेता है, ना कि किसी के बिहाफ़ पे जीता है। मान के चलो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ, एक टाइम के लिए मान लेते तुम्हारी किसी गाँव वाले फैमिली के अंदर लड़ाई हो गई और उसने तुमको गाली दे दिया एक टाइम के लिए, तुमको बुरा लगा। तुमने चौथे आदमी को फ़ोन करके कहा उसने गाली दिया। एक टाइम के लिए तो वो आदमी तुम्हारे फ़ोन पे तुम्हारे लिए सिम्पैथी तो ले लेगा, बट कल के दिन वही आदमी आपको क्रिटिसाइज़ करना चालू करेगा, यही गाली सुनिएगा। तो बेहतर क्या है? डोंट कॉल एनीवन, जस्ट प्लग योर फ़ोन ऑफ, रखो, काम में बैठ जाओ, दैट्स इट। वक़्त आएगा, जवाब मिल जाएगा और याद रखना इट्स परमानेंट। मत रही है, वो भी परमानेंट नहीं होगी। हमारे यूपीएससी का टॉप रिज़ल्ट आ गया, वो भी परमानेंट नहीं है, ध्यान रखना। सब टेम्परेरी, योर हैप्पीनेस इज़ टेम्परेरी, योर सैडनेस इज़ टेम्परेरी। इसीलिए वक़्त को सही वक़्त को आने का इंतज़ार करो। सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हर एक बच्चे को विराट कोहली बनने का शौक होता है, बट किसी को नहीं पता होता कि पिताजी के गुज़र जाने के बाद दूसरे दिन जाके आपको 100 रन 84 रन बनाने हैं पिच पर, रणजी ट्रॉफी के अंदर। इतनी कैपेसिटी नहीं होती किसी के पास। हैव यू एवर सीन कि वो उसने रोया है आके इंटरव्यू में कभी वो बंदा? नहीं, उसने बताया है। रोनाल्डो सेम केसेस, उसने भी खोया अपने पिता पिता को। शाहरुख खान सेम केस। कहाँ है ये इंसान देख रहे हो? इनकी मेंटालिटी देख रहे हो? हैव यू एवर सीन वो एजिटेशन में आके गाली दे दिया फील्ड पर अलग बात है। एजिटेशन में आके इलॉन मस्क भी गाली देता है अपने एम्प्लॉइज़ को। बट कभी उसको सुना है कि वो आके फालतू का रो रहा है इंटरव्यू चैनल पे? ना। कोई स्टोरी बताई, आँसू आ जाना इज़ अनदर थिंग। पर चिल्ला-चिल्ला के 10 टीवी चैनल पे तो नहीं रोना ना कि मेरा सब कुछ लुट गया, ये हो गया, वो हो गया। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि अपने आप को इतना बिल्ड करो कि खोने का कोई चीज़ का डर भी ना हो आपको एक टाइम के लिए। और द ओनली थिंग इज़ द समय। आज 24 घंटा है बेटा, कल भी 24 ही होगा, परसों भी 24 ही होगा। ये वक़्त चलता रहेगा, ये सिनेरियो चलता रहेगा। समय चला जाएगा, आप रह जाएँगे, इसलिए समय का यूज़ कीजिए और जितना हो सके अपने आप को हर रोज़ प्रोडक्टिविटी के लिए काम करो। केवल ये सोच के मत पढ़ो कि बस पढ़ रहे हैं, नंबर लाना है, नहीं। इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए टाइम दे रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इज़ द टाइम दे रहे हैं बैठ के, क्योंकि समय का मुझे रिज़ल्ट चाहिए कल के दिन। ये सोच के हर रोज़ चलो, रोज़ जगो, कि आज समय लगा 4 घंटा लगा तो कल के दिन मुझे इसका बेनिफिट क्या है? बहुत सेल्फिश रहो इस मामले में। अगर ये तुम सीख गए ना, इज़्ज़त देना चालू कर दिए, तुम्हें समय कहीं से कहीं पहुँचा देगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। दैट इज़ अ थिंग, इम्पोर्टेंट होता है। मुझे याद है आई वाज़ जस्ट परचेज़िंग माय फर्स्ट सेल फ़ोन अपने पैसे का। मम्मी ने मुझे दिया था 5-6 हज़ार रुपए का फ़ोन बहुत पहले। और मैंने पहला फ़ोन लिया था अपने, इट वाज़ कॉस्ट लाइक 27,000। तो मैं 27,000 रुपए का मुझे फ़ोन लेना है, मुझे फ़ोन लेना है। मैंने बहुत सारे पैसे जमा मतलब पैसे मैं जमा इकट्ठा किया 5-500 का नोट मुझे अभी भी याद है, पुराने 500 के नोट। वो और मैं जाके सैमसंग का एक फ़ोन खरीदा और जाके मैं आई वाज़ वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि मैंने आज फ़ोन लिया है, अपने पैसे का फ़ोन लिया। दैट दैट हैप्पीनेस ना आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है और अच्छा करने की हिम्मत देता है आपको। जब मेरी सिस्टर की शादी ठीक हुई तो मैं बता रहा हूँ वहाँ पे आप कभी भी जाओगे, ना जाना वहाँ पे एक 4 पॉइंट लगभग 5 स्टार होटल है। अच्छी खासी महँगी होटल है। मतलब मैं क्या दाम-वाम का दिखावा नहीं करना चाहता, बट कभी मौका मिले तो चल जाना, लेमन ट्री। वन ऑफ द बेस्ट होटल इन पटना, वहाँ की सबसे पॉश प्रॉपर्टी में से एक आता है। हमारी फैमिली की इतनी हैसियत नहीं थी वहाँ एंटर भी करने की। मुझे याद है मैं ऐसे करके 5 या 6 लाख रुपए ऐसे बैग में लेके फ्रॉम द जनरल टिकट ऑफ द राजरानी लेके मैं चल गया होटल में और मैनेजर के पास पैसे रख दिए एंड आई लाइक मैंने बोला उनको कि मुझे अपनी सिस्टर का फंक्शन करना है यहीं से। 1-2 दिन पहले मेरी बात हुई थी, तो मैं अतीश नाम था उनको, अतीश शर्मा। मैंने जाके उनसे पैसे दिए उनको, उन्होंने पैसे लिए और वहाँ डेकोर कर दिया सब कुछ।
इवन आफ्टर द फंक्शन व्हेन मेरी फैमिली वहां पे गई, मेरे नानी परिवार और कुछ लोग मेरे बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया हमारे फंक्शन को। बोले राजनेता की तरह सोचता है, तो पहले समझ लेना चाहिए वहां तक हम हैं या नहीं। मतलब कुछ ज्यादा ही खर्च कर लिया तुमने, तुम्हारी ये हैसियत नहीं थी। और उसके बाद कुछ लोगों ने सजेस्ट किया फिर कुछ दिन के बाद, इतना इतना पैसा खर्च ही कर दिए भाई, तो आप शादी वादी कर लीजिए मंदिर से। मैंने बोला बाप की इज्जत की बात है, कुछ देर रुक जाओ दिखाता हूँ। इट वॉज द फर्स्ट मैरिज इन द होल फैमिली जिसमें 1 रुपए का कॉपरेशन नहीं मांगा गया था किसी से, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। मतलब वो इसी बात का लगा कि साला होता है ना कि लाइक उधार दे दो, तो होता है, नॉर्मल सी बात है, बहन की शादी में खर्च होता है। बट मैंने सोच लिया था कुछ भी हो जाए लेंगे तो किसी से नहीं, तो वो कैसे करना है मुझे पता है। मैं कोरोना के ओपनिंग डेज में क्लासेस खोला, मैंने ऑनलाइन बेट्स लगाए, मैंने स्टॉक्स में पैसा घुसा दिया अपना, या तो डूबेगा या तो उठेगा, बट जो भी कह लीजिए उठ गया पैसा। मेरे शेयर्स अप हो गए थे, मैंने सारे शेयर्स कलेक्ट किए, सारा पैसा मम्मी को विथड्रॉ करके दे दिया, चेक काटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, फटाफट मम्मी को दिया, एंड एवरीथिंग वाज गोन इन द राइट वे। आज उसकी जिंदगी तो बहुत अच्छी है ना। पॉश वहां के सबसे पॉश, मतलब सबसे तो नहीं कह सकता, वन ऑफ द पॉश सोसाइटी के अंदर सिस्टर रहती हैं, कोई कमी नहीं है। लाइक नीचे में अगर पार्किंग एरिया केवल उनकी सोसाइटी का देख लो, 150 गाड़ियां पार्क हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। आई जस्ट फील दैट कि आई मेट इट। तो वहां पे मैं, और मैं घर में अपने चाचा के फैमिली में, पूरे दादी परिवार में सबसे छोटा लड़का, मेरे सब भरे, सब भरे, मेरे सारे भाई भरे, मेरी दीदी भरी है, मैं सबसे छोटा था। और वो लोग भी सोच रहे थे, वो लोग शादी में नहीं आ पाए कोविड के कारण, वो लोग भी सोच रहे हैं कर क्या रहा है भाई, कैसे पॉसिबल, कैसे पॉसिबल, बस एक चीज से, थॉट प्रोसेस। तो मैं कहता हूं कि आप तो बहुत अच्छे जगह से बिलोंग करते हो, फिर तो तुम्हें तो बहुत कुछ मिला है अपने इनहेरिटेंस में, अपने पापा जी से, उनके फादर से, या कुछ भी कहीं से भी, सारे को मैं बोल रहा हूँ। तो तुम्हें तो और बेहतर करना चाहिए अपने लाइफ में अगर मिला है तो, और बहुत बेहतर करना चाहिए। और अगर ना भी हो कंडीशंस, तो मैंने बोला ना, बना तो वो भी जिंदगी रहा है भैया जिनके माँ बाप ही नहीं है, और वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी। दैट इज द बेसिक थिंग। तो प्लीज डेली हिम्मत करो और कोशिश करो, एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। और लड़का लड़की तो बिल्कुल मत सोचना आप, लड़की ये करेगी, लड़का ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूर हो सकती हैं लड़कियों के लिए, जैसे कि तुम्हें शायद आउटिंग के लिए ज्यादा टाइम का वक्त ना मिले बाहर जाने के लिए, तुम्हारे लिए कुछ टाइम का कंस्ट्रेंट हो, मान लिया, पर ये नहीं हो सकता कि तुम कर नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और लड़कियां ज्यादा बेहतर कर रही हैं अब। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, टीसीएस की मालकिन लड़की है। टीसीएस वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है सॉफ्टवेयर का इंडिया के अंदर, रोशनी नागर नाम है उनका। और बहुत सारी लड़कियां हैं, दे सेट द एग्जांपल्स कि क्या पॉसिबल है। मैं एक तो एक लड़की का देख रहा था स्टोरी, समथिंग शायद आप लोग देखे भी होगे, नहीं देखे होगे, एग्जैक्ट, ये बड़ी अजीब सी स्टोरी थी कि रेलवे लाइन से वो जा रही थी, आई थिंक कुछ इनका पाँव कट गया, और वो 24 घंटा पे पड़ी रही रात भर, फिर सुबह उनको हॉस्पिटल ले जाया। आई थिंक वो कुछ गेम से स्पोर्ट्स में काफी अच्छा करी है। मतलब एक नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है दैट यू कैन गो विथ इट, और एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा, आ, किसके बारे में बात कर रहा था, लाइक सेरेना विलियम्स या फिर मैरी कॉम। मैरी कॉम ने एक बात का स्टेटमेंट में, तुमको अजीब लगेगा सुन के, डोंट बी पर्सनल अबाउट दैट, बट इट्स अ रियलिटी। उसने कहा जब जब मैंने गोल्ड मेडल जीता था ना बॉक्सिंग में, सेम डे मेरे को मेरा मैट्यूरेशन साइकिल आया था, उसी दिन। और ये बार बार हुआ है मेरे साथ, और उसमें उसने गोल्ड मेडल जीता है हर बार। अब जो बच्चा बहाना बनाता है ना कि मेरे साथ ये केस है, उसने उसी सिचुएशन में जीता है गोल्ड मेडल। और बॉक्सिंग, और वो
लॉन टेनिस इज टोटली गेम ऑफ स्टैमिना। सामने वाला कब आपको हिच कर देगा ना मुंह पर, सारा गेम खत्म हो जाएगा आपका। और मैरी कॉम का पढ़िएगा, ये इंटरव्यू में दिया था उसने। मैं तो एक जगह पढ़ रहा था, हाँ, अभी बैंगलोर जब जा रहा था तब मुझे पता चला था, एक मैगजीन रखा हुआ था, उसमें ऑटोबायोग्राफी दे रखी थी। तो मैं सोचा चलो क्या करेंगे, 2.5 घंटे का रास्ता है, तो मैंने मैगजीन उठा के पलटना चालू किया। तो मुझे लगा उसकी जो स्टोरी है मैरी कॉम की, मैं पढ़ना चालू किया ऑटोबायोग्राफी में। किसी राइटर ने लिखा था, उन्होंने इंटरव्यू लिया था उनका। तो उनका इन्वर्टेड कॉमास में स्टेटमेंट था ये बात, इंग्लिश में लिखा हुआ, कि भाई जिस दिन भी मैंने गोल्ड मेडल जीता है, उसके मैक्सिमम टाइम में मैं उस पीरियड से गुजर रही थी, एंड आई जस्ट अचीव द गोल्ड मेडल एट दैट टाइम। ऑल इज द माइंड सेट है। पेन को जीतने दोगे, पेन आपके ऊपर हावी होगा। पेन को डरा के रखोगे, पेन हावी नहीं होगा आप पे। डराने का मतलब चीखना चिल्लाना नहीं होता है, गुस्साना नहीं होता है, एजिटेशन दिखाना नहीं होता है, खून जलाना नहीं होता है, लड़ना नहीं होता है, शांत रहना होता है राधर। उसी समय तुम्हारी पहचान है कि तुम कितने कैपेबल हो अंदर से। चुप रह रहे हो, याद रखना। बेइज्जती किया हुआ इंसान, चाहे लड़का हो या लड़की, अगर तुमने उसको बहुत घोर बेइज्जत किया है और वो चुप रह गया, उससे डेंजरस पर्सन कुछ नहीं। और जो रिटेलिएशन दे दिया, समझ जाओ वो कमजोर था। चुप रहना हर की कैपेसिटी की बात नहीं है। तुम किसी बड़े इंसान को, बहुत बड़ा नेता है मान के चलो, एमपी एमएलए, उन्हें पब्लिकली उसको कुछ बेइज्जत कर दिया, उठा चेयर पर से निकल गया, कुछ नहीं बोला, पता नहीं तुम्हारे अंदर से फियर आ जाएगा फिर, कैसा क्या हुआ, क्यों नहीं रिटर्न दिया, कुछ तो बोल के जाता। अब तुम सालों नहीं, वो जितना नहीं सोच रहा, तुम सोच जा रहे हो उसके बारे में कि क्या हो गया, कुछ तो बोल के जाता भाई। गाली क्यों नहीं दे, गाली के बदले में। और तुमको लग रहा है नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा, और सही में जब नेक्स्ट स्टेप आएगा तुम संभाल भी नहीं पाओगे। इस द वे कि हमेशा रिटर्न देना जरूरी नहीं है, हमेशा हेजिटेशन दिखाना जरूरी नहीं है। गाली का मतलब गाली नहीं होता है, गुस्से का मतलब गुस्सा नहीं होता है, थप्पड़ का मतलब थप्पड़ रिटर्न नहीं होता है। तो गांधी जी भी नहीं बनना है आपको, दो थप्पड़ खा लेना है नहीं। प्रोटेक्ट योरसेल्फ, सही बात है, बट याद रखना उस चीज को क्या हुआ था। सही वक्त के आने पर वेट करो बस। उसने तुम्हें फिजिकली हिट किया, तुम उसके जिंदगी पर हिट करो, बात, एवरीथिंग विल बी जस्ट मैनेज्ड। चलो भाई देखते हैं, अगर कॉलिजन ना हुआ तो। सॉरी फॉर द मोटिवेशन सेशन, और मुझे लगा कभी कभी बता देना चाहिए आपको। अच्छा मोटिवेट कर लेता हूं मैं। चलो देख, आई एम नॉट ए संदीप माहेश्वरी। आ जाओ, क्या हुआ, फील वैसा ही आ रहा था। चलो, द रियलिटी ऑफ द लाइफ इज दैट, चलो देखो, अगर कॉलिजन नहीं हुआ तो कॉलिजन नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा, टकराएंगे नहीं, टकराएंगे नहीं तो कभी ना कभी नजदीक तो आएंगे। तो चलो समझना है यहाँ पे, फील द थिंग। वन और टू में मैं मान लेता हूँ, टू को रेस्ट में ले लिया, टू को क्या चीज में ले लिया बताओ यहाँ से, रेस्ट में। यू वन टू, ध्यान रखिएगा प्लीज, टू क्या चीज में बोलो यहाँ से, रेस्ट में। अगर टू रेस्ट में है या टू रेस्ट में माना जाता है, टू रेस्ट में माना जाता है ना, फील द थिंग। अगर टू रेस्ट में चला है, तो टू की सारी कैपेबिलिटी किसके पास चले हैं, वन के पास। तो बताओ यहाँ से तुम लिखोगे ऐसे करके, यू वन टू एक्स डायरेक्शन का, और ये क्या लिखोगे बोलो, यू वन टू कौन से डायरेक्शन का बोलो, वाई, ये किसका लिखोगे, एक्स। बताओ ये वाला डायग्राम बनाया ना आपके लिए, तो बताओ ये वाला एंगल कितना माना था मैंने, बोलो यहाँ से, थीटा वन मानो, और इसका क्या मान लो बोलो, थीटा टू। नाउ फील द थिंग, यू वन टू क्या निकला था बच्चा, बोलो सब कोई, यू वन कॉस थीटा वन प्लस क्या निकला था यहाँ से, यू टू कॉस थीटा टू, कौन सा कैप है जल्दी बोलो, आया समझ में। और यू वन टू वाई क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, यू वन साइन थीटा वन माइनस यू टू साइन थीटा टू, कौन सा कैप हो जाएगा जल्दी बोलो, बोलो यार यस और नो। ये एक्स डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। क्लियर है या नहीं है। अब इसको जैसे तुमने प्रोजेक्ट किया, ये बॉल प्रोजेक्ट होते हुए कहीं ना कहीं फ्लंग हुआ, बट इससे टकराया नहीं, नहीं टकराया तो कभी ना कभी नजदीक तो आया। अब देखते हो ना काफी ज्यादा, जैसे करके वो फाइटर मूवी के अंदर, वो ऋतिक रोशन प्लेन उड़ाते हैं और फिर उसके बगल से भी कोई और प्लेन वाला जाता है, ऐसा उसमें भी दिखाया है, कोई और भी एक मूवी के अंदर, जो भी बहुत सारी मूवीज ऐसे जो कि एयरफोर्स पे बेस्ड है।
देखते हो फाइटर जेट से अगर क्रॉस किए, टकराए नहीं, नजदीक तो आए ना। अब बताओ तुमने टू को क्या चीज में मान लिया, रेस्ट में या मोशन में? जब टू की तुम रेस्ट में मानते हुए टू चलने वाला नहीं है, अब कौन चल रहा है बोलो? वन चल रहा है। कौन चल रहा है? वन। अगर वन चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है टू क्या चीज में चल रही है बताओ, रेस्ट में। तो बताओ यहाँ से ये गया 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 गया, अब केवल वन चल रहा है, टू नहीं चल रहा, क्योंकि सारी ताकत किसके पास है? तो बताओ जो मिनिमम डिस्टेंस होता है फील करना चीज को, वो मिनिमम डिस्टेंस क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है? बोलो हाँ या ना। ये क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मिनिमम डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस बताओ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो एल है, कितनी है जल्दी बताओ? कोई दिक्कत यहाँ से? ये कौन सा है बोलो? ये वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन का? एक्स। कौन से डायरेक्शन का बोलो? एक्स। और ये कौन से डायरेक्शन का है? बोला ना अभी। अब बताओ ये इसका सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा? कैसे? फिर से सुनना। तू क्या चीज, मैं फिर से बताऊं। चल, वन। वन कभी ना कभी चलते 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 यहाँ पहुंचा होगा, उसे फट से परपेंडिकुलर लाइन गिरा दो। कितना डिस्टेंस देता? 100 डिस्टेंस। अरे बोलो हाँ या ना। पैरेलल लाइंस के बीच में सबसे कम दूरी कौन सा दूरी होता है? परपेंडिकुलर लाइन। बताओ प्रोजेक्टाइल के बीच में सबसे कम दूरी कौन सा लाइन होगा? परपेंडिकुलर लाइन। ये डिस्टेंस क्या है बोलो? एल। और इस डिस्टेंस को तुम मान लो कुछ एस। क्या मान लो जल्दी बताओ? एस। और फील करना चीज को, जब ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट हुआ तो बच्चे पहले वाले में कितने से फेंका गया बोलो? थीटा वन से। कितने से बोलो? थीटा वन से। और दूसरे वाले में क्या चीज से? थीटा टू से। अगर फेंका गया तो अब समझना यहाँ से, थीटा वन से और थीटा टू से। जब ये प्रोजेक्टाइल जाके वहां पे स्ट्राइक किया, नो फील नथिंग। ये थीटा वन तब वेलोसिटी है जब ए चल रहा है, वन चल रहा है, ठीक है। बट अगर मैं टू की वेलोसिटी वन में डाल दूं, डाल दिया ना वन में, बोलो हाँ या ना, तो इसका एंगल बदल जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो फील करना इस चीज को, एंगल अगर बदल जाएगा तो मैं इसका एंगल कुछ मान लेता हूँ वी, और थोड़ा सा चेंज करेंगे अब। प्रोजेक्टाइल को थीटा वन से फेंका गया था, सही बात है। और इस एंगल को मैं मान लेता हूँ कुछ फाई। क्या मान लेता हूँ? कुछ फाई। समझना अच्छे से। मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हूँ ऐसे करके, ट्राइंगल ड्रॉ किया है, इसमें इसका वेलोसिटी वी है, और ये एंगल कितना है बोलो? फाई। कितना एंगल? फाई। अब एंगल क्यों बदल दिया भैया? एक बात बताओ, थीटा वन एंगल कब था? जब टू वाला थीटा वन हो रहा था। बट ये टू वाला इसके पास आ गया ना, एंगल सेम रहेगा क्या? एंगल चेंज हो जाएगा। अब एंगल कितना मान लिया मैंने? अब बताओ यहाँ से कौन सी लाइन ड्रॉ करी है? परपेंडिकुलर लाइन। तो बताओ ये डिस्टेंस तुमको एल पता है ना? ये डिस्टेंस क्या है बोलो? एल। तो बताओ क्या, मुझे अगर पहले निकालना पड़े फाई, क्या निकालना पड़े? फाई। तो tan फाई का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ बच्चा, इट कैन बी रिटन एज u12 इन y डायरेक्शन बाय u12 इन x डायरेक्शन। बोलो हाँ या नहीं? u12 इन y डायरेक्शन प्लस u12 इन x डायरेक्शन। अभी कैसे कर लिए भैया? अरे सिंपल है यार। ये कौन से डायरेक्शन का है बोलो? x का या y का? तो u12 कौन से डायरेक्शन का बोलो? x का। और ये बोलो u12 कौन से डायरेक्शन का? y। किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं? अगर मैं इस वेक्टर को उठा के पैरेलली शिफ्ट कर दूं u12 और y डायरेक्शन, तो बोलो tan फाई का वैल्यू परपेंडिकुलर बटा बेस। बोलो बोलो सब कोई, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब मुझे y भी पता है और क्या पता है? x भी। इससे करके क्या मैं एंगल निकाल लूंगा? क्या निकालूंगा बोलो? एंगल। फाई का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा बोलो? tan ऑफ इनवर्स। बोलो सब कोई, u12 कौन से डायरेक्शन का? y। और u12 कौन से डायरेक्शन का बोलो? x। ऑनेस्टली बोलना ये आया? फिर से मैं पूछना चाहूंगा आपसे, थीटा वन एंगल कब था? प्लीज सब कोई एक साथ। थीटा वन एंगल कब था? जब केवल वन चल रहा था। कौन चल रहा था? मैंने टू को क्या चीज में कर दिया, तो उसकी सारी वेलोसिटी किसको डाल दी? वन में। तो एंगल सेम रहेगा क्या? अरे वेक्टर बदलती है तो इसका डायरेक्शन भी बदलता है। डायरेक्शन बदलेगा तो इसका एंगल भी बदलेगा। पहले एंगल कितना था इसका बोलो? थीटा वन या थीटा टू? पहले इसका एंगल कितना था बोलो? थीटा वन। तो ये इसका डायरेक्शन है ना। थीटा वन इसका क्या पहला एंगल था? डायरेक्शन है। अब जिस किसी भी वेलोसिटी इसमें डाल दी तुमने, वर्किंग किसी में कर दिया रेस्ट में, तो क्या एंगल सेम रहेगा क्या? एंगल चेंज हो जाएगा। और एंगल चेंज होकर थीटा बराबर किसके बराबर हो जाएगा? फाई के बराबर। अब आए, इज द कंसेप्ट इज क्लियर? तो tan फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर बटा बेस। वो यहां से आ गया। अगर मुझे फाई एंगल पता होगी, ये एफ पता है, ये एल पता है, तो बताओ क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ? ये डिस्टेंस एस है और ये एल है। एल साइन फाई बराबर एस बाय एल। अरे बोलो, नाइन सामने वाला साइड क्या कहलाता है? राइट राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस।
और ये वाला साइड क्या, परपेंडिकुलर के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है, बचा हुआ साइड परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज नहीं होता, तो एस बाय क्या आ जाएगा, एल। फाई तुमने यहां से निकाल लिया, तो बताओ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन फाई मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, एल। यही एस तो निकालना था आपको, क्या एस निकालना था, बोलो आया नहीं आया, फिर से कोऑपरेट करेंगे सारे बच्चे। पहले एंगल कितना था, पहले चलो पहले वेलोसिटी इसका कितना था बोलो, नहीं वेलोसिटी u1, और इसका कितना था, एंगल पहले कितना था इसका, मैंने किसको रेस्ट में कर दिया, को या वन को, टू की सारी ताकत किसको दे दी, वन में दे दी, तो बताओ उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदल जाएगा ना, तो उसका एंगल थीटा वन से बदल के क्या हो गया, आई आ गया। अब उसकी पहले उसकी वेलोसिटी एक्स में क्या थी सोचना, पहले थी u1 cos थीटा वन, और इधर क्या थी u1 sin थीटा वन, अब क्या हो गया बोलो, u1 sin थीटा वन माइनस टू साइन थीटा टू, और इधर क्या हो गया u1 cos थीटा वन प्लस u2 cos थीटा, मतलब एक्स का वेलोसिटी बदला और वाई का भी, पर जब वेलोसिटी बच्चा बदल गया, वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की, तो एंगल थीटा वन से क्या शिफ्ट होके हो गया, थीटा वन से क्या फाई, और फाई कैसे निकालेंगे आप बोलो यहाँ से, थीटा वन क्या चीज में बदल गया जल्दी बताओ, सॉरी थीटा वन क्या चीज में बदल गया बोलो, फाई में, तो बताओ आप फाई कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर का व्हाट इज परपेंडिकुलर, u1 टू कौन से डायरेक्शन का, y u1 टू कौन से डायरेक्शन का, x, निकल गया। और साइन फाई बराबर परपेंडिकुलर डेटा क्या होता है, हिपोटेन्यूज, दिस इज एस, और ये क्या चीज एल, बराबर क्या हो जाएगा साइन फाई, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, तो ये तब है जब कॉलिजन नहीं होगा, और ये तब है जब कॉलिजन होगा। सारे बच्चे रिवाइज करेंगे तीनों कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल बहुत ज्यादा आते हैं रिलेटिव प्रोजेक्टाइल से। अगर कॉलिजन हो रहा है तो कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम होगी, y की या x की, ना क्या बोला था, x की होगी, बोलो भाई किसकी होगी बोलो, हाँ वेरी गुड, लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वेलोसिटी सेम होगी, बोलो हाँ या ना। और कौन से डायरेक्शन का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, लाइन ज्वाइनिंग वाले का, और डिस्प्लेसमेंट भी कौन से डायरेक्शन का लेना है, लाइन ज्वाइनिंग, वेलोसिटी भी सेम आ जाएगा, टाइम दोनों के लिए सेम या डिफरेंट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन का वेलोसिटी सेम या डिफरेंट सेम, तो उसमें कभी कभी वो एक चीज मैच कर देगा आपसे, बोलेगा कि u2 का वैल्यू गिवन है, थीटा 2 गिवन है, थीटा 1 गिवन है, u1 निकालो, अगर दोनों प्रोजेक्टाइल कोलाइड कर रहा है, सब कुछ दिया हुआ निकाल लो, कंडीशन दिया होना चाहिए ना, बोलेगा टाइम निकालो कॉलिजन का, अब एक्स वाई मत करना, जो कंडीशन बताया उस पर चलना, ठीक है। और अगर कॉलिजन नहीं हुआ तो क्या होगा बोलो, रास्ते में कभी मुलाकात होगी, तो मुलाकात डायरेक्ट नहीं होगी, कुछ दूरी पे होगी, और डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस पर है, परपेंडिकुलर, सबसे बेस्ट तरीका कि दूसरे को क्या चीज में ले लो, लेफ्ट में, तो वही लेफ्ट में चलाओ, और वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत क्या आपत्ति, चलिए कर
हो गया कॉपी? क्वेश्चन बनाएंगे सभी को। पढ़ते नहीं, आपको यू का वैल्यू बताना है और टाइम ऑफ कोलिजन बताना है इसकी। चलो बताओ, टाइम ऑफ कोलिजन बताना और यू का वैल्यू। और ये 37 डिग्री का एक बार चर्चा किए, फिर से कर देते हैं। एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, बोला था 3 4 5। 3 के आगे 37 डिग्री और इसके आगे 53 डिग्री। चलिए अप्लाई। कोलाइड का बोला था, कंडीशन ऑफ कोलिजन बोलिए। कोलाइड कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ कोलिजन बोलिए। चलिए देखिए, बताइएगा। कंडीशन ऑफ कोलिजन बोलिए। दोनों का वैल्यू सेम या डिफरेंट? सेम। परपेंडिकुलर वाले का तो लिखेंगे कौन सा, बोलो। 60 साइन 30 बराबर यू साइन 37। बोलो हाँ या ना। ये कंडीशन बताया ना, पहला वाला केस है। 60 साइन 30 का वैल्यू 1/2 साइन 37 इस ट्राइंगल से परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज 3/5 हो जाएगा। कितने बार में चला जाएगा ये? 30। ये कितने बार में? 10। 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 50। यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 मीटर। यू का वैल्यू आ गया। टाइम ऑफ कोलिजन क्या था बच्चा, बोलो। 100 बाई, दोनों का कॉस कंपोनेंट ले लेंगे क्या? तो क्या हो जाएगा, बोलो। 60 कॉस 30 प्लस यू कितना निकल के आया अभी? 50।
कॉस क्या चीज 37, 100 का 100 लिख देंगे, कॉस 30 का वैल्यू कॉस 30 √3/2 7, यहाँ से कॉस 37 4/5 कैंसिल कर दो, कितने बार में 10, कितने बार में 30 बच्चे करोगे तो इसका 1.7 है, 70 प्लेस हटाओगे 51 आ जाए और ये 10 चौक 40 हो जाएगा, 100 बटा कितना हो जाएगा 91 सेकेंड्स। तो टाइम वाज देयर और वेलोसिटीज क्या, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? सवाल नंबर 2 समझ में आया? तो ये क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी लग रहा है क्या? वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल। आपसे कहा क्वेश्चन में, उम्मीद करता हूं डायग्राम से समझ में आ गया होगा, 50 मीटर पर सेकेंड है, 37 डिग्री से इसको प्रोजेक्ट किया गया, कितने से बोलो, कॉपी नहीं करोगे अभी, और एक प्रोजेक्टाइल को लेफ्ट साइड फेंका गया सीधा सीधा और उसको फेंका गया भैया 10 पर सेकंड से, कितने से जल्दी बताओ 10 मीटर, कितने मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड। दोनों के बीच की डिस्टेंस डेटा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेट अस सपोज अगर 100 मीटर की है, 100 मीटर की दूरी है बिल्डिंग के बीच में, आवाज आ रहा है प्लीज, रिक्वेस्ट है बातें ना करें, 30 मीटर, ठीक है? तो बताइए कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर, अगर ये बॉल को लाइट कर जाता है तो हाइट ऑफ सेकेंड टावर बताइए, ठीक है? क्वेश्चन को समझते हैं पहले, बताओ ये, इसको ब्रेक करो, ये तो एक्स डायरेक्शन में चल ही रहा है, इसका दो कंपोनेंट कर सकते हैं क्या हो जाएगा बोलो, 50 cos 37 और इधर क्या हो जाएगा 50 sin 37, cos 37 का वैल्यू 4/5 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 40, और ये कितना आ जाएगा 30, कर लेना स्ट्रैंगल्स, बोलो आया ना? अब एक और बताओ, ये 40 आई कैप है क्या, और ये 10 कौन सा कैप है, माइनस आई, अरे बोलो हाँ या क्या चीज माइनस आई, तो रिलेटिव वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन निकालेंगे, u12 बताया था ना, कौन से डायरेक्शन का एक्स, निकालेंगे, तो बताओ अगर ये कोलाइड किया होगा तो ऐसे करें u12 एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन अपॉन टाइम, हाँ या ना, यही कर रहे थे ना, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा x बाय u12 इन x, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन u1 की वेलोसिटी कितनी है बोलो x में 40, तो u1 माइनस u2 करेंगे क्या, तो क्या हो जाएगा 100, ये कितना लिखेंगे 40, और ये कितना लिखेंगे 10 या -10, -10, वेरी गुड, माइनस माइनस, तो 100 बटा क्या हो जाएगा 50, कितने बार में चला जाएगा 2 सेकंड, टाइम कितना आ गया 2 सेकंड, ठीक है? अब बताओ मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट में वाई डायरेक्शन निकालना हो, कौन सा डायरेक्शन निकालना है, तो बच्चे वाई डायरेक्शन का टाइम तो दोनों का सेम होगा ना, तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन भी तो ऐसे ही आएगा, u1 माइनस क्या चीज u2, इसको 1 मानो और इसको क्या मानो 2, बताओ तो 2 वाई डायरेक्शन में जा रहा है क्या, किसमें जा रहा है, ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वाई में कितना आंसर है बोलो 30, और उसका कितना है 0, तो 30 मीटर पर सेकंड आ गया, बोलो आया ना, तो बताओ वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का आ गया तो डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा, तो बताओ क्या लिखेंगे u12 y बराबर क्या लिखेंगे y बटा t, बोलो हाँ या ना, टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा u12 y इंटू क्या हो जाएगा t, रिलेटिव वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है बोलो, टाइम सेम या डिफरेंट, तो 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा, कितना मीटर जल्दी बताओ 60 मीटर, इसका मीनिंग समझ जा थोड़ा, u12 में एक चीज तो रेस्ट में होगा, कितने में होगा, या तो ये रेस्ट में या तो ये रेस्ट में, मान लेते हैं यही रेस्ट में था, उसकी सारी ताकत इसको कैसे लिया, इतना घंटे निकाले, ताकत आने का मतलब तुमने घंटे से लिख दिया ना, तुमने उसकी सारी की सारी चीज इसको दिखा ली, अब बताओ अगर इसको टकराना है उससे और वो रेस्ट में,
तो ना सीधा सीधा जाके टकरा जाएगा उससे। बोला हाँ या ना? और ये जब चलेगा ना तो 100 मीटर आगे जाएगा और ये ऊपर भी तो जाएगा, ऐसे जाके टकराएगा ना। और मान लो अगर ये रेस्ट में है, ये क्या चीज में है, तो इसको नीचे आना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? ये वाई में भी चलेगा, एक्स में कितना चलेगा बोलो? 100। वाई में कितना चलेगा, अभी निकल गया 60। मतलब इसमें टकराने के लिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितने मीटर की होगी, जल्दी बोलो? 60 मीटर की। अरे बोलो हाँ या ना? कितनी हो गई? 60। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है? तो इसका छत से इसका छत मिलाओ, कितना कितना हो जाएंगे मुझसे? 30 है तो ये भी 30 हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक। बोलो हाँ या ना? बोलो वो कितना निकल के आया बोलो? 60। 60 और 30 कितना मीटर हो गया? तो हाइट कितने मीटर के बराबर? अरे बोलो आया नहीं आया? से बोल रहा हूँ, टाइम का कोई डायरेक्शन होगा क्या? टाइम निकाल लिए भाई। अरे टाइम है ना, फॉर्मूले से चल जाओ ना, क्या दिक्कत है? फॉर्मूला क्या कहता है बोलो? टाइम बराबर क्या होता है? एक्स बाय वाई। ये लिखते हो ना? तो लिखो, वही तो कर रहे हो तुम। 40 प्लस 10 50 लिखे ना, यहाँ पे तो वही कर रहे थे। बोलो आया ना? करके देख लेना, करके देख लेना। क्या लिख रहे हो बोलो? 50 cos 37, 50 cos 37। और यहाँ पे कितने मीटर है बोलो? 10। ऊपर कितना है बोलो? यहाँ कितना दोनों के बीच की दूरी है? 100। करो ना यार, ये कितना आ जाएगा? 40 + 10 50, दो नहीं आ जाएगा क्या? वही चीज तो आ रहा है। टाइम आ गया तो टाइम दोनों के लिए क्या है? सेम। अब मैंने डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन का निकाले हो भाई? तो आया ना? याद रखना, दो में से एक चीज रेस्ट में आ जाता है, रेस्ट में आ गया तो दूसरे की उसके पास आना पड़ेगा। जब ये नीचे आ रहा है तो ये एक्स में तो जा ही रहा है, साथ ही साथ किसमें? वाई में। कितना मीटर नीचे आया? 60 मीटर नीचे। या फिर इसके संदर्भ में 60 मीटर ऊपर। 60 मीटर ऊपर गया, पहले से कितना हाइट पे था? 30। ये भी 30। 30 और 60, 30 और 60 कितना हुआ? 90। 90 मीटर राइट आंसर। आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो कर लो। रिलेटिव एक्चुअली इजी कर देता है पेपर को। आप ऐसा फील करना कि दो चीज चल रही है, नहीं चल रहा है, बस वो समझ में आ जाएगा उसे क्या करना है।
क्या हो गया ये 1.7 17 या 51 डेसिमल प्लेस उड़ेगा ना। क्या सभी को समझ में आ गया ये वाला कंसेप्ट? एक और लिख लो इसी पे। ठीक है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस of collision between two projectiles. Find the minimum distance. The minimum distance if ऐसे लिखना if find the minimum distance if the two projectile projected if the two projectile projected if the two projected will not collide in air if the two projectile projected will not collide in air if the two projectile projected will not collide in air will not collide in air will not collide in air ठीक है लुक है सारे बच्चे ये मान लो 50 मीटर पर सेकेंड 53 डिग्रीज और ये मान लो 20 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री ओके और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस समथिंग 200 मीटर्स का है तो वो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कॉलिजन बताना ठीक है चलिए मैंने बताया था पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो दोनों का इसका बताओ 50 का कंपोनेंट आएगा cos 53 कितना होगा 53 डिग्री 4 है सॉरी फिर 37 डिग्री 3 है 4 है 5 है तो 3/5 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 30 और ये क्या आ जाएगा 40 कर लेना इसका भी तो कंपोनेंट होगा क्या हो जाएगा बोलो cos 30 तो √3/2 ये tan√3 आ जाएगा और ये 1/2 मतलब tan आ जाएगा ठीक है आपको बोला था रिलेटिव वेलोसिटी x का निकालो u12 इन x एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड डायरेक्ट कर रहा हूँ दोनों को जोड़ देंगे क्या 30 प्लस tan√3 ये सिखाया है ना कौन सा कैप हो जाएगा बोलो आई क्या √3 का वैल्यू सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है भैया √3 का वैल्यू बोलो 1.7 इनटू तो 30 प्लस 17 आई क्या देगा ना तो कितना हो जाएगा 47 आई क्या आ गया क्या उसी तरीके से u12 कौन से डायरेक्शन का निकालो y का तो प्लस एक माइनस कर दो ये 40 है उसका कितना है 10 40 में से 10 चला गया तो कितना 30 कौन सा गैप हो जाएगा जे क्यू फिर बोला था एंगल निकालने के लिए तो tan फाइव बराबर क्या लिखा था बोलो u12 y बाय u12 कौन सा x सिखाया ना y कितना है बोलो 30 ये कितना है बोलो तो 30/47 आ जाएगा आपको कुछ नहीं आ रहा तो 5 बराबर tan इनवर्स लिख दो ऐसे करके कोई जरूरत नहीं कि आपको डायरेक्ट कैलकुलेट ही करना है तो 5 आ गया आपका फिर बोला था sin 5 लगाने के लिए क्या लगाने के लिए sin 5 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस s बाय l था क्या हमको s पता करना है l कितना दे रखा है 200 तो यहाँ पे ये एंगल रख दोगे मान के चलो ये कुछ एंगल दिया रहेगा सवाल के अंदर ठीक है तो आप रख देना sin 5 5 का वैल्यू गिवन होगा सवाल में ठीक है और यहाँ से s बाय l को मल्टीप्लाई कर दो किसका वैल्यू हो जाएगा इसका l कितना दे रखा है 200 अगर तुमको इतना ही निकालना है तो भैया तुमको फिर ट्रायंगल बना के ड्रॉ करना पड़ेगा डजंट मैटर नॉट गिवन होगा सवाल के अंदर ये श्योरिटी लीजिए आप ये 200 इस क्या हो जाएगा एस तो आपसे या तो कोलिजन का केस करवा सकता है या आपसे ना कोलाइड करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ सकता है इसमें बोला था रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए एंगल निकालिए sin 5 बराबर परपेंडिकुलर बेस पुट कीजिए हाइपोटेन्यूस पुट कीजिए आंसर आ जाएगा कोई दिक्कत कोई आपत्ति क्या रिलेटिव कोलिजन क्लियर है हम लोगों ने कौन कौन सा करा फिर से बता दे प्रोजेक्टाइल स्विमर रिवर में अभी कौन सा किया रिलेटिव मोशन एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का और केस आता है वो करके इस चैप्टर अपने आप एंड हो जाएगा सर्कुलर मोशन का बहुत स्मॉल जिस्ट है
वो करके फिर खत्म हो जाएगा। एक दो दिन और लगेगा, उसके चैप्टर बंद हो जाएगा। ठीक है, चलो कर न्यूटन्स लॉ की तरफ एंटर कर। क्वेश्चन नंबर एक दो दिन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 मेंशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 90, 87, 90, 91, नहीं 91 नहीं, 90 कीजिएगा। 87 एंड 90, 100, 100, 97, चार क्वेश्चन दे रहा हूँ। कैसे कर देता हूँ? 87, 90, 97, 100, 87, 90, 97, 100। हाँ हाँ, कल टेस्ट होगा। सिलेबस क्या है? वाह, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पता कीजिए सिलेबस क्या है, मैं भूल गया। तो बोला था ना टेस्ट है, और श्योर कल टेस्ट होगा। चलो एक आपसे राहत दे देता हूँ, मंडे को टेस्ट कर देते हैं, संडे को आपको गैप दे देता हूँ। ध्यान रहे, रिजल्ट में किसी का 80 के नीचे रिजल्ट नहीं होना चाहिए। कोशिश करना लाने का, नए बच्चों के लिए थोड़ा लेनियंसी है, आपको भी 60% तक स्कोर करना है एटलीस्ट। ये मैं वाला सिलेबस किसे नहीं दिया गया? ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर चल रहा है। भाई तुमने, सर ने बोला है ब्लड सर्कुलेशन वाला, मुंह बनाने का क्या मतलब है यार? सर से पूछ के मैंने दिया है। मैं तो उन्होंने वही ब्लड सर्कुलेशन कह रहा था, जहां तक मैं वही दे रहा हूँ। हाँ, सेल एंड सेल डिवीजन विद ब्लड सर्कुलेशन। अरे कौन कौन से चैप्टर हो गया ये बताओ थोड़ा बायोलॉजी में। सेल में सेल डिवीजन बस। हाँ, एनिमल टिश्यू चल रही है, ये ब्लड सर्कुलेशन का क्या गेम है? नहीं समझ पा रहे क्या बोले? एनिमल टिश्यू नहीं आता, बट ब्लड सर्कुलेशन नाम का एक टॉपिक था, मैंने नीट के सिलेबस से देख के पूछा है यार। इस दिन क्वेश्चन सेट करने से पहले सर से फोन पे बात किया, सर ने बोला ब्लड सर्कुलेशन वाला दे दीजिए। अभी क्या पढ़ा रहे हैं सर? पढ़ा रहे हैं ना? अच्छा ठीक है, आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। इन केस द टॉपिक इज बियॉन्ड द चैप्टर, बियॉन्ड द डिस्कस टॉपिक, आई विल गिव यू द बोनस डायरेक्टली। ठीक है, चलो। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कंफाइंड है भाई। फिजिक्स केमिस्ट्री में बता देता हूँ, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर एकदम बहुत अच्छे से कर लेना। और जो बच्चे बुक नहीं परचेज किए एमपीजी अभी तक, इसका काइंड रिक्वेस्ट सबके पास हार्ड कॉपी प्रेजेंट होनी चाहिए। नहीं करेंगे भैया, गोइंग टू बी, आपके लिए 12th 11th हर जगह प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, कल मुलाकात करते हैं। मंडे को टेस्ट कर देता, संडे को आपको रिलैक्स कर देते हैं। चलो बाय।